हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। दोस्तों, समय है मॉर्निंग 5 और तारीख है 3 मार्च। और 3 मार्च को हम क्या करते हैं? 3 मार्च को हम करते हैं कुछ नहीं करते हैं, जो नॉर्मल चलता आ रहा है वही सब करते हैं। मॉर्निंग के अंदर क्विज करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर क्लास करेंगे, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा यूपीएससी एच प्रोग्राम मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, जिसके अंदर हम इस बार का पीटी आपको क्लियर करके ही देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये जो पीटी का प्रोग्राम है हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। और आपकी जो क्लासेस है आप जानते हैं 2 बजे से मेरी एनवायरनमेंट की क्लास होती है, एनवायरमेंटल साइंस की। सो वहां जुड़ना ना भूलें, है ना। 2 बजे मैं एनवायरमेंटल साइंस आपकी वहां पे कराऊंगा, तो उसको देखना आप ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो चीज है, दिस इज द फीचर ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। हमारे पास डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। ये क्या होते हैं? देखो, भारत के अंदर 6 हमने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है पूरे भारत को कनेक्ट करने के लिए हमने बनाए हुए हैं। और वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहाँ कहाँ पर है वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, मैंने करंट अफेयर के अंदर कवर कराया था। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए लोन जो है वो ऑफर किया था। बेसिकली वो कहाँ से था आपका, अगर मैं बात करूं तो कोलकाता से वो स्टार्ट होता था एंड इट विल एक्सटेंड नियरली पंजाब, लुधियाना तक ही आपका जाता था। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसके बाद यहां पर था आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, है ना। तो इसके बाद ये सेंट्रल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट, है ना। कुल मिला के कुछ इस प्रकार से हमारे पास कुल मिला के ये नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, कुल मिला के ऐसे हमारे पास 6 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनते थे। फ्राइट का मतलब क्या होगा? इन पे वही ट्रेन चलेगी जिसके जिसके अंदर सामान जाता है, मालगाड़ी ही इसके ऊपर चलेगी। देखो जनरली क्या होता है, हमारे पास ऐसी पटरियां होती हैं, जो रेल रैक होते हैं ना, इनके ऊपर दोनों टाइप की ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन एज वेल एज द दिस मालगाड़ी जो है, बोथ विल साइमल्टेनियसली मूव ऑन दिस रेल। बट अगर मैं बात करूं आपका यहां पर जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ आपका जो मालगाड़ी है वो चलेगी, जिससे भारत के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा, टाइमली डिलीवरी ऑफ द सर्विस जो है वो बढ़ेगी। तो ये सारा इसका पर्पस है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का। इसके लिए हमने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाए हुए हैं, और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें फंडिंग भी है, जैसे जीका से है ना, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक से है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग भी इसके लिए मिलती है। चलिए इससे कुछ संबंधित सवाल है, करते हैं बात। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डीएफसी से संबंधित कुछ विवरण पर विचार करें। पहला, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आर बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई के द्वारा इनको बेसिकली डेवलप विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट। सेकंड, द मेजॉरिटी ऑफ द फंड फॉर द प्रोजेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कह रहा ज्यादातर पैसा आईएमएफ से और यूएनडीपी से आ रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर विद द रूट लेंथ ऑफ 1856, ये बिल्कुल सही बात है, किलोमीटर, रन फ्रॉम डंकुनी इन द वेस्ट बंगाल टू लुधियाना इन पंजाब। तो ये कह रहा है कि ये आपका वेस्ट बंगाल में डंकुनी से स्टार्ट होता है और लुधियाना में, पंजाब में लुधियाना तक ये फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 1856 किलोमीटर लंबी है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यू हैव टू फाइंड आउट। देखो मैं बता दूं आपको, मैंने बताया था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि आईएमएफ का नहीं है यार, ये वर्ल्ड बैंक ने ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा डाल रहा है अपना। और ये जो फ्राइट कॉरिडोर है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इंप्लीमेंट नहीं करती, इसके लिए हमने स्पेशल अथॉरिटी बनाई। सो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी लेंथ इतनी है दोस्तों, और ये आपका वेस्ट बंगाल में यहीं से स्टार्ट होकर, मतलब जो बता रहा है बिल्कुल सही है। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, आप देख सकते हो। एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड बैंक ने अभी ऑफर किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो कुछ पार्ट जो था ना हमारा वेस्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का, वो बच गया था, है ना। कहां कहां से के बीच में, सोननगर बिहार और डंकुनी के बीच में बचा हुआ था। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने बोला कि यार वो थोड़ा सा ना हिस्सा जो है वो देना चाहता है, मतलब कुछ पैसा इसके लिए देना चाहता है। विच इंडिया इज ओरिजिनली स्लेटेड टू कंस्ट्रक्ट अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत इससे पहले चाह रहा था कि ये पीपीपी मॉडल पे बने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बने, बट अब वर्ल्ड बैंक ने उसके लिए कह दिया कि चलो ठीक है, मेरे से ले लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पे इंडियन रेलवे चलेगा और बेसिकली कौन सा फ्राइट कॉरिडोर यहां पर बनेगा, मतलब माल जो है उसका सामान इधर से उधर हम भेजेंगे। सो करंटली द एंटायर ईडीएफसी इज बीइंग बिल्ट विद द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पोर्शन बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच का रीजन छोड़ दो, सारा का सारा पोर्शन जो है हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके ही बना रखा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर विद रूट लेंथ, ये मैंने बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में डंकुनी से स्टार्ट होता है और लुधियाना पंजाब तक ये फैला हुआ है। दीज आर द मेन बेनिफिट ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। क्या होगा?
कोल फॉर द पावर प्लांट्स इन द नॉर्दर्न रीजन्स फ्रॉम द कोल फील्ड इन द बिहार, झारखंड एंड बंगाल। देखो अगर ये चलेगा आपका वेस्ट बंगाल से, बताया ना मैंने, ये कहाँ से कहाँ चलेगा आपका, अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल से चलेगा और यूं जाके इधर, तो यहाँ से जितने भी एरिया है दे आर रिच इन द कोल, तो यहाँ का कोल जो है, कोयला जो है वो आप यहाँ लेके आ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर Finished steel and iron from the Jharkhand and Chhattisgarh, because Jharkhand and Chhattisgarh, that is basically the plateau of Chota Nagpur, which accounts for 60% of the total mineral wealth of the India. यहाँ से आप वहाँ ले जा सकते हो food grain and the cements connecting logistic parks the Kanpur and Ludhiana, which is going to develop through the PPP model. तो ये सारे काम जो है ये होंगे. These are the benefits. So it has two component. क्या क्या दो component है? First is to provide the additional rail transport capacity, improved security, quality and higher freight throughout. दो घटक है, पहला ये. सेकेंड कंपोनेंट इन इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट टू असिस्ट DFCCIL एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू बेस्ट यूटिलाइज हैवी हॉल फ्राइट सिस्टम. ये दोनों इसके क्या होंगे, काम होंगे. अगला सवाल है दोस्तों कॉप से. अभी आपको पता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का गांधीनगर के अंदर एक सेशन हुआ है गांधीनगर में, तो 17 से 22 फरवरी ये कॉप 13 मीटिंग हुई है. कॉप 13 मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ ऑन द माइग्रेटरी. इनको CMS को यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को हम बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज बोन कन्वेंशन. तो बोन कन्वेंशन से नाम से भी हम इनको जानते हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपेंडिक्स 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. प्रवासी प्रजाति पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिशिष्ट के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है. पहला क्या है दोस्तों, द अपेंडिक्स 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन द माइग्रेटरी स्पीसीज एंड लिस्ट ऑल द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. कह रहा है कि अपेंडिक्स 1 के अंदर दुनिया भर की सारी प्रजातियां आती है. गलत बात है, सारी प्रजाति थोड़ी ना आ जाएगी, फिर ये अपेंडिक्स 1 खास कैसे हो गया. और अभी अभी भारत ने इसके अंदर एक प्रपोजल डाला था कि एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकेन दोनों को अपेंडिक्स 1 के अंदर डालो, और वो जो मान भी लिया है. तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत है. सो द राइट आंसर इज ओनली 1 एज आई टोल्ड यू, सॉरी, राइट आंसर इज ओनली 2. इसमें हमने बताया भी था आपका, मैंने आपको बताया था कि अभी की जो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकेन ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज थी. तो ये बोला गया था कि इनको यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की जो ऑनगोइंग 38 कॉन्फ्रेंस हो रही है, 13वीं जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसके अंदर बोला गया इन तीनों को, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकेन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको उठा के कहां डाल दो, कन्वेंशन अपेंडिक्स 1 के अंदर डालो. यूएन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 के अंदर डालो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अभी गांधीनगर में, और इस बात को अप्रूवल भी मिल गया है, ठीक है. बोला कि यस ओके कोई दिक्कत नहीं है. ये अपना एशियन एलिफेंट, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये इस बार का उसका मस्कट भी था, और ये बंगाल फ्लोरिकेन. इंडिया प्रपोजल जो था मैंने बताया था, उनको तीनों प्रजातियों को शामिल कर लिया है, मान लिया गया है, इनको अपेंडिक्स 1 के अंदर डाल दिया गया, जिससे अब बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज इज एंडेंजर्ड. ये स्पीसीज जो है वो खतरे में थे, लुप्त प्राय प्रजाति थी, इसीलिए इनको इस अपेंडिक्स में डाल दिया गया, और बहुत बेहतरीन चीजें जो है यहाँ पे होने वाली है. वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स WEFFI है ना, तो इसके अंदर क्या है चलिए देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स. भविष्य के सूचकांक 2019 के लिए दुनिया भर में शिक्षित करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. पहला क्या है, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट. पहला बिल्कुल सही है या गलत है वो तो आप बताओगे. इट हाईलाइट्स इंडियाज इनएबिलिटी टू इंटरनेशनलाइज द हायर एजुकेशन सिस्टम. इसके द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने के, भारत की जो क्षमता है वो उस पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनलाइज नहीं कर पा रहा है. थर्ड कह रहा था, फोकस ऑफ द इंडियाज न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी on policy on the futures oriented skills such as critical thinking, communication and entrepreneurship has led to the improved ranking in the index. भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा को फोकस भविष्य पर केंद्रित है. महत्वपूर्ण सोच, संचार, उद्यमिता जैसी ओरिएंटेड कौशल के कारण सूचकांक से बेहतर रैंकिंग जो है वो आएगी. करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, मैं बता दूं तीनों की तीनों करेक्ट है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. तो ये रैंक जो है भारत, इंडिया रैंक 35th है. भारत को इसमें 35वीं रैंक दी गई है. किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 35 रैंक मिली है. और ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश किया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ही पब्लिश आपका की है.
दीज आर द बिगेस्ट चैलेंज इन द फ्यूचर वर्कफोर्स रेडी है, फ्यूचर की वर्कफोर्स के लिए चैलेंजेस हैं, आप देख लेना। हम देखो पॉपुलेशन को आप शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर ये पॉपुलेशन है जो आप और ये है जॉब के लिए। तो जॉब में और जो जनसंख्या आप पढ़ा लिखा रहे हो उनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल गैप है, ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के केस में। बट इसको ब्रिज करने के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन भी चलाया है, अगर आपको पता हो तो। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन, जो आपका पूरे स्किल इंडिया मिशन है, प्रधानमंत्री ने वो यहां पर चलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस ईयर इंडिया का जो स्कोर है इस साल वो 53 रहा है, और हमने 5 रैंक जंप किए हैं। हम पहले 40th रैंक पे विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 41.2, पहले इतना स्कोर था और हम 40वीं रैंक पे थी। इस बार हमारी रैंक 35 हो गई, जंप किया है। फिनलैंड जो है, ऑलवेज मैंने बताया है, यूरोपियन कंट्री टॉप ही करती है किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो फिनलैंड ने टॉप किया, उसके बाद स्वीडन दूसरे नंबर पर है। दिस इंडेक्स एंड रिपोर्ट आर कमीशन बाय द ईदान प्राइस फाउंडेशन, ईदान प्राइस फाउंडेशन के द्वारा इसको कमीशन किया जाता है। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है, तो ये 2018 में थी और ये रैंक 2019 के अंदर है, 35वीं रैंक, 5 रैंक हमने जंप की है। सो WEFFI रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द स्किल। देखो ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है ना, ये रैंक किस बेसिस पे देती है कि जो भारत, जो किसी भी देश के अंदर कितनी क्षमता है अपने स्टूडेंट्स को स्किल से इक्विप करने की, और ताकि उनका नॉलेज जो है और एजुकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उनको स्किल भी दी जाए, क्षमता भी प्रदान की जाए, ताकि वो जो लेबर फोर्स है उसको ज्वाइन कर सके। अमंग द वर्ल्ड लेटेस्ट इकोनॉमीज US, UK, फ्रांस, रशिया fell back in the index while China, India and Indonesia took step forward। ये जो देश है ना, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, थोड़े पीछे आ गया रैंकिंग में, इनका स्थान पीछे हो गया है, लेकिन चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया इनका जो है स्थान बढ़ा है, क्योंकि भारत सरकार ने और इन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि यहाँ पर जो स्किल और एजुकेशन में जो गैप है वो क्या हो सके, ब्रिज किया जा सके। ओके, अगला सवाल है दोस्तों आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स GHSI, तो इससे संबंधित है। देखो क्या है, बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 52nd इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019। द वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन WHO प्रिपेयर्स द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये तो WHO ऐसे ही बकवास चीजें प्रिपेयर नहीं करता, और ना ये तो कोई सा भी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट नहीं है, नन। सी जो है वो आंसर है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी GHS इंडेक्स 2019, इसमें नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी को बताया जाता है। उसमें बताया गया कि बेसिकली इंडिया की जो फंडामेंटली वीक है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी इंडिया में नहीं अराउंड द वर्ल्ड ही वीक है। जो हमारी नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है ना, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी वो वीक है। और ये क्यों हुआ पता आपको? कोरोना वायरस के आउटब्रेक के चक्कर में, कोविड आउटब्रेक हुआ है ना, इससे हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसकी कमियों को हम बारे में हमें पता चला है कि वास्तव में वो ठीक है, हम जितना सोच रहे हैं उतना मजबूत नहीं है। तो कोविड-19 में बार बार बता चुका हूं, इसके बारे में मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं। द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इज अ रिपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियर इनिशिएटिव। किसने किया है? आपका जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, इनके द्वारा किया गया है। द रिसेंटली लॉन्च्ड हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 रिपोर्ट क्लेम्स states Mukesh Ambani is the richest person in the India and the 9th richest person in the world। ओके, बहुत बढ़िया भैया। इंडिया हैज रैंक्ड 57th, इसमें 52nd नहीं था, भारत की रैंक है 52nd इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया हैज बीन रैंक 52 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत का 52nd रैंक जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है ना, जो रिलीज किया गया बाय द कॉर्नल यूनिवर्सिटीज इन सीड एंड द UN वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया इनिशिएटिव चलाया फॉर द स्टार्टअप्स, वो क्या है देखते हैं। चलिए बढ़िया है। 100x100x100 प्रोग्राम विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच। तो आपने पता ही अभी तो पढ़ा था स्टार्टअप इकोसिस्टम से, माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया है, तो डी इसका सही आंसर हो गया है ना। तो टू एक्सेलरेट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च दिस प्रोग्राम फॉर बिजनेस टू बिजनेस SAS स्टार्टअप्स इन द इंडिया। भारत के अंदर ये इन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। ये पहला अपने इस प्रकार का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है इन इंडिया के अंदर। दिस इनिशिएटिव विल ब्रिंग टुगेदर 100 कमिटेड कंपनी, मतलब 100 तो कंपनियां होंगी, कमिटेड होंगी, जो 100 अर्ली एंड ग्रोथ स्टार्टअप, 100 ग्रोथ स्टार्टअप्स होंगे, है ना, एंड 100 अर्ली ग्रोथ स्टार्टअप्स हैव एंटरप्राइजेस रेडी सॉल्यूशन टू ऑफर।
ओके, इसलिए इसका नाम 100x100 रखा हमने। मोर देन 50 स्टार्टअप्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एट द लॉन्च, और हम चाह रहे हैं ऐसे 100 स्टार्टअप्स हमारा हिस्सा और बन जाए। ओके, चलिए, तो इट विल एम टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक मार्केट फॉर फास्ट ग्रोइंग इंडियाज बिजनेस टू बिजनेस ऐसे स्टार्टअप सेगमेंट बाय इंक्रीजिंग देयर सीक्वेंस एंड कस्टमर बेस। देखो इसका पर्पस क्या है कि भारत के अंदर जो वैसे ही स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये चाहता है कि और भारत के लिए डोमेस्टिक अगर बाजार के लिए बहुत साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो 8 बजे जो है हमारा क्या सेशन है आपका करंट अफेयर का। सो मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।